Hi everyone and welcome to the complete DSA series and today we're going to solve one more important problem which is called next greater element 2. अब इसके अलावा अगर हमें DSA का कोई और क्वेश्चन करना है तो वो हमें इस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा. ऑल्सो देयर इज अ लिंक फॉर अ कंपनी वाइज DSA शीट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो स्टार्ट करते हैं अपने सवाल के साथ. दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 2 एंड दिस इज प्रॉब्लम नंबर 503 ऑन लीड कोड. अब ये जो सवाल है दिस इज अ डायरेक्ट वेरिएशन ऑफ द क्लासिकल क्वेश्चन विच इज नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट. और इस सवाल को ऑलरेडी कई सारी डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर हम अपनी DSA सीरीज के अंदर कर चुके हैं. वी हैव कवर्ड नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, वी हैव कवर्ड प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट वाला क्वेश्चन, उसके साथ में हमने लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम वाला हार्ड लेवल क्वेश्चन भी कवर किया है जिसके अंदर हम इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट्स को यूज कर रहे हैं. तो अगर इन 3 क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी कर लिया है देन दिस क्वेश्चन शुड बी वेरी इजी फॉर अस. नहीं तो इसको आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस भी कर लेंगे, बट माई अजम्पशन इज कि अगर हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमने नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट वाला क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू दिस क्वेश्चन. तो अपने सवाल के बारे में बात करते हैं. बेसिकली सवाल के अंदर हमारे पास एक नंबर्स नाम का एरे गिवन है एंड दिस इज नॉट अ सिंपल एरे, दिस इज अ सर्कुलर एरे. सर्कुलर एरे कहने का मतलब है कि इस एरे के अंदर हमें कंसिडर करना है हमारा जो लास्ट एलिमेंट है वो हमारे फर्स्ट एलिमेंट के साथ एक तरीके से जुड़ा हुआ है. तो अगर हमारे एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 3, तो इन एलिमेंट्स के लिए जब हम अपना नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे तो हमें हर एक एलिमेंट के राइट साइड वाले एलिमेंट्स को तो कंसिडर करना ही है, पर क्योंकि ये सर्कुलर एरे है हमें उसके लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स को भी कंसिडर करना है. जैसे एग्जांपल के लिए इफ़ वी ट्राई टू कैलकुलेट द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फॉर 1, तो 1 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो जाएगा 2, 2 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो जाएगा 3, 3 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो जाएगा 4, 4 के लिए राइट साइड में कोई नेक्स्ट ग्रेटर एग्जिस्ट नहीं करता. अगर सर्कुलर मैनर में 1, 2, 3 को देखें, मतलब जो 4 के लेफ्ट में आते हैं वहाँ पर भी कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में हम -1 ले लेंगे. 3 के लिए राइट साइड में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, पर अगर उसके लेफ्ट के सारे एलिमेंट्स को फॉरवर्ड सीक्वेंस में कंसिडर करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 के इक्वल. तो 3 के लिए द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट वुड बी 4. इन द ओरिजिनल क्वेश्चन यहाँ पर 4 की जगह हम -1 ही लिखते, पर क्योंकि यहाँ पर एरे सर्कुलर है तो हमें लेफ्ट साइड वाले भी सारे के सारे एलिमेंट्स को कंसिडर करना पड़ेगा. अब इस सवाल को सॉल्व करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें आएगी वो ये आएगी कि हर एलिमेंट के लिए we cannot traverse in a circular manner again and again to find out the next greater element, क्योंकि वो तो हमें काफ़ी अनऑप्टिमाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगा. बेसिकली अगर मुझे 3 के लिए आंसर फाइंड आउट करना है एंड लेट अस सपोज हमारे पास यहाँ पर 1 एंड 2 है, तो इन एलिमेंट्स को तो मैंने ट्रेवर्स कर लिया, उसके बाद शुरुआत में जाकर दोबारा से मैंने इन एलिमेंट्स को ट्रेवर्स किया. अगर हम 4 की बात करें तो 4 के लिए राइट एलिमेंट्स को भी ट्रेवर्स करें फिर लेफ्ट को भी ट्रेवर्स करें. 3 की अगर बात करें 3 के लिए राइट एलिमेंट्स भी एंड लेफ्ट एलिमेंट्स भी. तो इस तरीके से ब्रूट फोर्स अप्रोच से अगर हम बार बार सर्कुलर मैनर में ही एरे के एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करेंगे तो ब्रूट फोर्स या ब्रूट अप्रोच के अंदर हमें n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग सकती है, बट वी वांट अ मोर ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन. तो किस तरीके से हम अपनी ऑप्टिमल अप्रोच से इस सवाल को सॉल्व करेंगे? बेसिकली सवाल को सॉल्व करने के लिए लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. लेट अस सपोज ये हमारी नंबर्स का एरे है जो हमारे पास एग्जिस्ट करता है एंड इसी के करस्पॉन्डिंग हम अपना एक आंसर नाम का एरे है जिसको क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम अपना नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट स्टोर कराएंगे. तो आंसर के अंदर भी हमारे पास सेम साइज का आंसर एरे क्रिएट होगा. अब जब भी लेट्स सपोज हम 3 के लिए अगर अपना नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कंसिडर करने की कोशिश कर रहे हैं तो 3 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट चेक करने के लिए हम पूरा का पूरा एरे ट्रेवर्स कर लेंगे. अगर राइट में हमें 3 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल गया तब तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है. तो 3 के लिए डेफिनेटली द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट गोइंग टू बी 6. 6 के राइट साइड में 6 से बड़ी वैल्यू कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती, तो हमें 6 की लेफ्ट वाली वैल्यूज़ को भी चेक करना पड़ेगा. अब 6 की राइट वाली वैल्यूज़ को अगर हमने चेक कर लिया तो नेक्स्ट हम किसको चेक करेंगे? नेक्स्ट हम 3 को चेक करेंगे. क्या हम कह सकते हैं हमारा जो चेकिंग सीक्वेंस होगा 6 के लिए उसमें 5, 4, 2 एंड 3 आ रहे होंगे. अब इनमें से क्योंकि कोई भी ग्रेटर एलिमेंट नहीं है तो 6 के लिए आंसर हो जाएगा -1. उसके बाद वी आर गोइंग टू चेक फॉर 5 के लिए हम 4 एंड 2 को तो चेक करेंगे ही, पर क्योंकि ये सर्कुलर एरे है हम 3 एंड 6 को भी चेक करेंगे. अब इस सीक्वेंस के अंदर 5 के लिए देयर इज ओनली 1 ग्रेटर एलिमेंट जो सबसे नियरेस्ट है, दैट इज 6. तो 6 यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा. उसके बाद जब 4 के लिए एलिमेंट्स को चेक करेंगे तो एरे में 2 को तो चेक करना ही है, बट लेफ्ट वाले एलिमेंट्स में 3, 6 फिर 5 फिर 4 इसी सेम सीक्वेंस में हमें चेक करना है. तो यहाँ पर 3, 6 के साथ हम 5 या 4 तो खैर खुद ही सेम एलिमेंट है तो इसको एज सच हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर इन सारे एलिमेंट्स को इसी सीक्वेंस में हम चेक करेंगे. 4 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट इज गोइंग टू बी 6,
तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर जब हम 2 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट चेक करेंगे, क्योंकि एरे में राइट में कुछ नहीं है, तो हम 3, 6, 5 एंड 4 को चेक करेंगे। तो 3, 6, 5 एंड 4 को हम चेक करना चाहते हैं। 2 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट इज गोइंग टू बी 3, तो 3 हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से हमारी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट्स की वैल्यूज ये होने वाली है। अब वन इंटरेस्टिंग चीज जो इस ड्राई रन अप्रोच के अंदर हमने नोटिस की होगी वो ये की होगी कि एलिमेंट्स के लिए जब हम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट चेक कर रहे थे तो हमने कोई बैकवर्ड लूप लगाकर एक तरीके से चेक नहीं किया। अगर किसी तरीके से ये जो फॉरवर्ड वाला सीक्वेंस है जो है 3, 6, 5, 4, यही हमारे पास बाद में अगर रिपीट होकर आ जाता है और हमारे पास इस तरीके से एक बड़ा एरे होता है, तो क्या हम कह सकते हैं कि हमें अपने एरे के अंदर सर्कल में घूमने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही सेम एलिमेंट्स का सीक्वेंस जो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, अगर वो एरे के एंड पर एक बार रिपीट होकर आ जाए तो हमारे लिए वो n स्क्वायर वाले जो लूप हैं उन्हें हमें हर एक एलिमेंट के लिए बार बार नहीं लगाना पड़ेगा। सो द बेसिक फंडा इज, अगर किसी तरीके से ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे पास एरे के एंड में एक बार और कॉपी होकर आ जाएं, तो उसके बाद नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट को कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा का पूरा एरे अगर कॉपी होकर आ गया तो एक तरीके से हम क्या कर रहे होंगे, हमारा जो सर्कुलर एरे है जो यहाँ पर ज्वाइन हो रहा है उसे हम यहाँ से कट कर रहे हैं एंड उसे हम फ्लैट यहाँ पर लेआउट कर रहे हैं। तो इस 2 को जो बैकवर्ड जाकर पूरा का पूरा लूप रिपीट करना पड़ता, उसकी जगह हमने क्या किया, उन सारे एलिमेंट्स को 2 के बाद एक तरीके से कॉपी कर दिया, जिससे एक सिंगल गो के अंदर हम सारे के सारे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड इन नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट को कैलकुलेट करने का तरीका वही हमारी स्टैक बेस्ड अप्रोच रहेगी जिसको अभी तक हम करते आ रहे हैं। तो बेसिकली हम इमेजिन करेंगे कि हमारा अब जो एरे है वो n साइज का नहीं है, अब हमारा एरे 2n साइज का है, जिसके अंदर सारे के सारे ये जो एलिमेंट्स हैं दे आर रिपीटिंग इन द सेम ऑर्डर। तो हमारे पास पहले 3 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। अब हमारे पास ये टोटल 2n साइज का एरे है जिसके अंदर हम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट्स को कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये तो हमारा फाइनल आंसर था जिसको हमने कैलकुलेट कर लिया था, तो इसे एक बार साइड में ले जाकर स्टोर कर लेते हैं एंड लेट अस क्रिएट अ न्यू आंसर एरे जिसके अंदर हम अपनी अप्रोच को अप्लाई करेंगे। सो दिस इज द आंसर एरे एंड इसके अंदर इन पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यूज पर हम अपने आंसर को स्टोर करेंगे। अब ये जो हमारा पूरा का पूरा एरे है इसके अंदर भी इंडेक्स वैल्यूज को नोट कर लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो हम यहाँ से बैकवर्ड फैशन में अपने नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट को कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट के लिए वील टेक अ स्टैक एंड स्टैक के अंदर हम हर एक एलिमेंट के लिए उसके नेक्स्ट ग्रेटर को स्टोर कराएंगे। तो हमारा जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता है वो नेक्स्ट ग्रेटर को स्टोर करेगा, जिसका मतलब है कभी भी इसके अंदर कोई स्मॉलर वैल्यू, स्टैक के अंदर कोई स्मॉलर वैल्यू अगर एग्जिस्ट करती है करंट एलिमेंट से, तो उस वैल्यू को हम पॉप कर देंगे और सिर्फ ग्रेटर वैल्यूज को ही स्टैक के अंदर स्टोर करेंगे, क्योंकि इवेंचुअली वही हमारा आंसर फॉर्म करेंगे। एंड नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट को सर्च करने के लिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ बैकवर्ड लूप, जिस तरीके से नॉर्मली हम करते हैं। सबसे पहले इस 2 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट चेक करेंगे, फिर 4 के लिए चेक करेंगे, फिर 5 के लिए चेक करेंगे, फिर 6 के लिए चेक करेंगे, फिर 3 के लिए, 2 के लिए, 4 के लिए। तो इस तरीके से हर एक एलिमेंट के लिए हम 2 बार उसका नेक्स्ट ग्रेटर चेक करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट टाइम जब हम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट चेक करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब हम 2 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट चेक करेंगे, तो फर्स्ट टाइम में तो क्योंकि राइट साइड में कोई आंसर ही नहीं है, तो फर्स्ट टाइम में तो हमारे पास आंसर आएगा -1 के इक्वल, क्योंकि 2 के लिए कोई भी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। पर जब हम सेकेंड टाइम इसी सेम 2 के लिए चेक करेंगे तो उसके जो लेफ्ट वाले एलिमेंट्स हैं वो अब राइट की तरफ आ चुके होंगे एंड 2 के लिए उसका नेक्स्ट ग्रेटर हो जाएगा 3। तो इसी -1 को हटाकर हम अपने आंसर को अपडेट कर देंगे टू 3। सो इस तरीके से फॉर ईच एलिमेंट इंस्टेड ऑफ ट्रवर्सिंग द एंटायर एरे इन अ सर्कुलर मैनर, हम क्या करेंगे, एक सिंगल गो के अंदर उनके राइट हाफ एंड उनके लेफ्ट हाफ को एक साथ एनालाइज कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 6 को एज एन एलिमेंट कंसिडर करें तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स उसके राइट हाफ के अंदर एग्जिस्ट करते हैं एंड जब सेकंड टाइम 6 आएगा तो उसके लेफ्ट वाले एलिमेंट्स भी उसके एक तरीके से राइट साइड में कंसिडर हो चुके होंगे फॉर द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने लास्ट एलिमेंट से। लास्ट एलिमेंट हमारे पास 2 है। अब द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट वी आर गोइंग टू एनकाउंटर इज, अपने नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट अप्रोच में स्टैक के अंदर हम अपने इंडेक्स को स्टोर करते हैं। तो स्टैक के अंदर जब हम इंडेक्स को स्टोर कर रहे हैं, अगर आंसर एरे के अंदर भी 5 ही इंडेक्स एग्जिस्ट करते हैं, स्टैक के अंदर भी वैलिड इंडेक्स हम 5 ही स्टोर कर सकते हैं, पर अगर हमारे पास ओरिजिनल एलिमेंट्स का नंबर कंसिडर करने के लिए एक्स्ट्रा हो जाता है तो उस केस में किस तरीके से हम प्रॉपर मैपिंग करेंगे। मैपिंग इस तरीके से कि हम चाहते हैं ये 9 इस 4 के साथ मैप हो जाए, 8 इस 3 के साथ मैप हो जाए, 7 2 के साथ, 6 1 के साथ एंड 5 इस 0 के साथ मैप हो जाए। एंड ओरिजिनल एलिमेंट्स तो अपनी प्रॉपर जगह पर मैप हो ही जाते हैं।
तो मैप करने का तरीका जब भी हमारे पास ओरिजिनल एरे से डबल साइज का एरे होता है, दैट इज़ कि हमारा आउटपुट इंडेक्स इज इक्वल टू जो भी हमारा इंडेक्स आई चल रहा है मॉड्यूलो n, मतलब टोटल साइज ऑफ द एरे। तो अगर हम 9 का एग्जाम्पल ले तो 9 मॉड्यूलो 5 हमारे पास निकल कर आएगा 4 के इक्वल, एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू मैप दिस 9 विद दिस 4। तो हमारी जो मैपिंग है उसे हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, कि जब भी हमारे पास इंडेक्स वैल्यू ग्रेटर होगी उस केस में हम इंडेक्स की जगह, मतलब अपने आई की जगह हम कंसिडर करेंगे आई मॉड्यूलो n वैल्यू को। तो सबसे पहले हम 2 के साथ स्टार्ट करेंगे। 2 के लिए, क्योंकि स्टैक हमारा एम्प्टी है, तो 2 के लिए आंसर हो जाएगा हमारे पास -1। उसके बाद स्टैक के अंदर हम एंटर कर देंगे 2 का इंडेक्स, बिकॉज 2 का इंडेक्स ग्रेटर देन n है तो हम उसका मॉड्यूलो लेकर एंटर करेंगे, मतलब 4 को एज एन इंडेक्स हम स्टैक के अंदर स्टोर करेंगे। जब भी हमारे पास इंडेक्स है एलिमेंट को तो हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, तो इस 4 के लिए हमारा जो एलिमेंट हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 2। उसके बाद अपने आई को हम अपडेट कर देंगे टू 4। 4 के लिए हमारे स्टैक के अंदर नेक्स्ट ग्रेटर सर्च करेंगे। 4 के लिए दिस 2 वैल्यू इज नॉट ग्रेटर, जिसका मतलब है हमारे पास अगर कोई भी स्मॉलर वैल्यू आएगी उसे हम पॉप कर देंगे। 4 के लिए कोई भी नेक्स्ट ग्रेटर एग्जिस्ट नहीं करता, जिसका मतलब है इसके लिए भी आंसर हो जाएगा -1 के इक्वल। हम 4 के इंडेक्स मतलब 3 को पुश करा देंगे स्टैक के अंदर, जिसका मतलब है हम 4 को स्टोर करा रहे हैं। उसके बाद वी आर गोइंग टू अपडेट आई। 5 के लिए उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट सर्च करेंगे स्टैक के अंदर। 4 नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं हो सकता तो इसे पॉप कर देंगे। 5 के लिए भी आंसर हो जाएगा -1। हम 5 को पुश कर देंगे स्टैक के अंदर, जिसका मतलब है हमने उसके इंडेक्स को पुश कर दिया। उसके बाद हम दोबारा से डिक्रीज कर देंगे अपना इंडेक्स। 6 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट सर्च करेंगे स्टैक में। 6 इज नॉट स्मॉलर देन 5, जिसका मतलब है स्मॉलर एलिमेंट्स को हम पॉप कर देंगे, एंड यहाँ पर 6 के लिए भी आंसर हो जाएगा -1। एंड फाइनली हम 6 को पुश कर देंगे स्टैक के अंदर, मतलब उसका इंडेक्स पुश कर देंगे विच इज इक्वल टू 1। उसके बाद आई को डिक्रीज कर देंगे। 3 के लिए उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट यहाँ पर सर्च करेंगे। 3 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 6 हो जाएगा, तो 3 के लिए हम आंसर स्टोर करा लेंगे यहाँ पर 6। एंड उसके बाद वी आर ऑल्सो गोइंग टू पुश 3 ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, जिसका मतलब है हम अपना इंडेक्स 0 पुश करेंगे। उसके बाद इन्हीं सेम एलिमेंट्स को हम रिवर्स फैशन में दोबारा ट्रिवर्स करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमारे पास जो आंसर आया है वो सिंगल एरे को कंसिडर करके आया है। अब जो फाइनल आंसर निकलेगा वो सर्कुलर एरे को कंसिडर करके निकलेगा। तो 2 के लिए उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट यहाँ पर सर्च करेंगे। 2 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 3 हो गया, तो 2 के लिए हम अपडेट कर देंगे फ्रॉम दिस -1 टू दिस 3, एंड 2 को पुश कर देंगे ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, मतलब 2 को अपने इंडेक्स के साथ। देन वील डू आई -। उसके बाद 4 के लिए उसका नेक्स्ट ग्रेटर सर्च करेंगे। 4 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर न 2 हो सकता है न 3 हो सकता है, तो इन दोनों को हम स्टैक से पॉप करेंगे। 4 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर इज गोइंग टू बी 6, तो 6 को यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे। एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू पुश 4, मतलब 4 का इंडेक्स विच इज़ 3 ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। देन वी आर गोइंग टू अपडेट दिस आई। इस आई को यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, सिर्फ एरो कंसिडर करते हैं। देन हमारा आइटरेटर यहाँ पर आ जाएगा। 5 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट सर्च करेंगे। इट कांट बी 4, तो 4 को पॉप कर देंगे यहाँ से। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट इज गोइंग टू बी 6, तो 5 के लिए उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट यहाँ पर अपडेट कर देंगे एज 6, एंड 5 को हम पुश कर देंगे ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, मतलब उसका इंडेक्स। उसके बाद दोबारा से आइटरेटर को अपडेट करेंगे। 6 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कैन नॉट बी 5, कैन नॉट बी 6। नेक्स्ट ग्रेटर हमेशा ग्रेटर देन होता है, कभी भी इक्वल टू भी नहीं हो सकता वैल्यू में, तो स्टैक से सारी वैल्यूज को पॉप कर देंगे एंड दिस इज गोइंग टू रिमेन -1। यहाँ पर दोबारा से हम चाहें तो 6 को पुश कर सकते हैं विद द इंडेक्स 1। लास्ट में जब आइटरेटर अपडेट होगा 3 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट इज गोइंग टू बी 6, तो इसे हम यहाँ पर लाकर अपडेट कर देंगे। 6 की जगह हमारे पास 6 ही आएगा, एंड इस तरीके से पूरे के पूरे एरे को हम बेसिकली 2 टाइम्स ट्रैवल करेंगे। तो हमारा जो लूप लगेगा वो 2n का लगेगा, बट उसमें हम अपने आंसर को कैलकुलेट कर देंगे विच इज द सेम एज द आंसर विच वी प्रीवियसली कैलकुलेटेड। तो इस पूरी अप्रोच को एक बार कन्वर्ट करते हैं टू द सूडो कोड। अब जब हम सूडो कोड लिखेंगे उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और एडिशनली नोट करनी है। इवन दो अप्रोच के अंदर हमने 2 एरेज का डेटा कंसिडर किया, पर क्या एक्चुअली हमें इस एरे की एक और एडिशनल कॉपी बनाने की जरूरत है इनसाइड द सेम एरे और अ न्यू एरे? वी डोंट रियली नीड टू डू दैट, क्योंकि एक सिंगल n साइज के एरे से डबल यानी 2n साइज का एरे क्रिएट करने के लिए या कंसिडर करने के लिए हमें तो सिर्फ इंडेक्स वैल्यूज चाहिए, और इंडेक्स वैल्यूज के लिए हम लूप चला सकते हैं, पर एक्चुअलिटी में हमें एरे की कोई कॉपी मतलब एडिशनली उसे 2n साइज का क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इवेंचुअली जो भी हमारा इंडेक्स होगा, अगर हमारा इंडेक्स n से बड़ा है तो उसे हम आई मॉड्यूलो n ही कंसिडर करेंगे। जब आई मॉड्यूलो n वाला एलिमेंट ही कंसिडर करना है तो वो तो ओरिजिनल एरे के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। तो ये जो सेकेंड कॉपी हमने बनाई है ये सिर्फ हमने अप्रोच के अंदर ड्राई रन प्रोसेस के लिए बनाई है, इसे हमें एक्चुअली कोड के अंदर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सूडो कोड के लिए
वी कैन एक्चुअली क्रिएट अ वेक्टर ऑफ इंटीजर, इसे हम लिख सकते हैं आंसर, एंड हम चाहें तो इसे इनिशियलाइज कर सकते हैं विद साइज n एंड वैल्यूज चाहें तो -1 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। उसके साथ में वील टेक अ स्टैक ऑफ इंटीजर, इसे कह सकते हैं s। हमें सिंपली एक लूप चलाना है जो 2n-1 से लेकर 0 तक जाए, और हर बार हमें अपना नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड आउट करना है। अब जब कोई भी एलिमेंट अपना नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट यहाँ पर सर्च करने की कोशिश करेगा स्टैक में, तो सबसे पहले उसे स्मॉलर एलिमेंट्स को स्टैक से पॉप करना पड़ेगा। तो स्मॉलर एलिमेंट्स को स्टैक से पॉप करने के लिए हम सिंपली एक लूप लगा सकते हैं कि जब तक हमारी स्टैक का साइज इज ग्रेटर देन 0 एंड जब तक स्टैक के टॉप पर जो भी एलिमेंट है दैट इज लेस देन और इक्वल टू द करंट एलिमेंट। व्हाट इज द करंट एलिमेंट? द करंट एलिमेंट इज बेसिकली नम्स ऑफ आई, पर ये जो आई इंडेक्स है ये तो ग्रेटर देन n भी हो सकता है। तो जब भी हम i कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता i की वैल्यू 2n-1 से 0 जा रही है, तो i की वैल्यू ग्रेटर देन n है या फिर i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n है, तो हम क्या करेंगे, हर जगह जहां भी i को हमें कंसिडर करना है वहां हम i मॉड्यूलो n लेंगे। तो इस तरीके से वील गेट द प्रॉपर वैल्यू ऑफ आर इंडेक्स। तो कभी भी स्टैक के टॉप पर अगर करंट एलिमेंट से लेस देन वाली वैल्यू है तो वो हमारे काम की नहीं है, पर स्टैक के टॉप पर तो उस लेस देन वैल्यू का इंडेक्स होता है। तो टू एक्चुअली फेच द वैल्यू वी आर गोइंग टू डू नम्स ऑफ s डॉट टॉप लेस देन इक्वल टू। अगर ऐसा होता है तो स्टैक से हम पॉप कर देंगे अपनी वैल्यूज़ को। सो दिस इज गोइंग टू बी द वाइल लूप, एंड उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन अगर हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाता है, अगर स्टैक एम्प्टी है उस केस में तो आंसर -1 ही है, नहीं तो स्टैक के टॉप पर जो भी वैल्यू है वो हमें आंसर देगी। स्टैक के टॉप पर क्योंकि इंडेक्स है तो इस इंडेक्स वैल्यू से हम अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे बाय डूइंग नंबर्स ऑफ स्टैक डॉट टॉप, एंड इस वैल्यू को कहाँ स्टोर कराएंगे, आंसर ऑफ आई के अंदर कायदे से स्टोर कराना चाहिए, क्योंकि हम ith आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं, बट क्योंकि i ग्रेटर देन n भी हो सकता है तो यहाँ भी हम i की जगह लिखेंगे i मॉड्यूलो n। सो ith आंसर हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे एंड लास्ट में स्टैक के अंदर पुश कर देंगे अपना ith इंडेक्स। अब क्योंकि यहाँ भी ith इंडेक्स वैलिड होना चाहिए स्टैक के अंदर, क्योंकि उसे हम डायरेक्टली कंसिडर कर रहे हैं, चेक नहीं कर रहे कि i ग्रेटर देन n तो नहीं है या ग्रेटर देन इक्वल टू n तो नहीं है, तो यहाँ भी हमें प्रॉपर i पुश करना पड़ेगा, प्रॉपर इंडेक्स विच इज़ i मॉड्यूलो n। प्रॉपर इंडेक्स कहने का मतलब है यहाँ हम वैलिड इंडेक्स स्टैक के अंदर पुश कर रहे हैं। तो बेसिकली इस पूरे सवाल को करने में हमने एक ही ट्रिक यूज़ की कि किस तरीके से अपने नॉर्मल या ऐसे इंडेक्स को जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू n है उसे हम मैप कर सकते हैं टू द करेक्ट इंडेक्स इन द एरे। उसके अलावा हमने कोई एडिशनल मेमोरी यहाँ पर यूज़ नहीं की है। नाउ लेट अस कन्वर्ट द सूडो कोड इनटू द एक्चुअल C++ कोड। तो कोड के लिए वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस फंक्शन। फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो अपना वेक्टर ऑफ इंटीजर आंसर क्रिएट कर लेते हैं। लेट अस टेक n टू बी nums डॉट साइज। आंसर को इनिशलाइज कर देते हैं n विद डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ मे बी -1। एक स्टैक ऑफ इंटीजर s क्रिएट कर लेते हैं, फिर एक बैकवर्ड्स लूप चलाएंगे फ्रॉम i इक्वल्स टू इंटू n-1, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस। सबसे पहले एक वाइल लूप चलाएंगे जब तक हमारे स्टैक का साइज इज ग्रेटर देन 0 एंड जब तक हमारा nums ऑफ स्टैक डॉट टॉप is less than equal to, because we want greater values, that is why we want to pop smaller values. तो nums of i modulo n को स्टैक से पॉप कर देंगे एलिमेंट्स को एंड आंसर ऑफ i modulo n बेसिकली हमारे पास हो जाएगा। अगर स्टैक खाली है तो उस केस में तो द आंसर इज गोइंग टू बी -1, मतलब कोई ग्रेटर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं तो स्टैक के टॉप पर जो भी इंडेक्स है वो हमें हमारा आंसर देगा। तो nums ऑफ s डॉट टॉप एंड लास्ट में स्टैक के अंदर हम पुश करने वाले हैं करंट इंडेक्स मतलब i मॉड्यूलो n, एंड लास्ट में यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे अपना आंसर। नाउ लेट अस रन दिस कोड एंड ट्राई टू सबमिट इट। तो इस तरीके से हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो गया है। अब यहाँ पर इफ वी टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की टर्म्स में हमने एक सिंगल लूप रन किया है जो 2n टाइम्स चलता है। हमारे जो वाइल लूप है वो जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास हैं, मतलब 2n एलिमेंट्स, उन्हें एट मैक्स एक बार स्टैक के अंदर पुश करेगा और एक बार स्टैक से पॉप करेगा। तो ओवरऑल हमारा जो अंदर का वाइल लूप है वो उतनी ही बार रन कर रहा है जितनी बार हमारा आउटर फॉर लूप रन कर रहा है। तो ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो आउटर फॉर लूप की ही होगी। आउटर फॉर लूप क्योंकि 2n टाइम्स रन कर रहा है, देन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ओवरऑल सॉल्यूशन इज बिग ऑफ 2n,
जिसके अंदर वी कैन ऑलवेज इग्नोर द कांस्टेंट. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी सॉल्यूशन की है बिग ऑफ n के इक्वल. एंड इफ वी कंसिडर द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वी हैव क्रिएटेड दिस आंसर वेक्टर, वी हैव क्रिएटेड अ स्टैक जो एट मैक्स हमारे 2n एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है. तो उस केस में हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगी बिग ऑफ n के इक्वल. सो दिस इज द ऑप्टिमल टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जिसके अंदर हमने अपने इस सवाल को कंप्लीट किया है. तो इफ यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस लेक्चर देन यू कैन मार्क योर अटेंडेंस डाउन इन द कमेंट्स. इसके साथ में यू कैन ऑल्सो शेयर योर प्रोग्रेस विद मी ऑन ट्विटर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग.